मेरा नाम प्रभास है। कभी कभी हम ऐसे लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता पति पत्नी का होता है। ये रिश्ता जितना खूबसूरत होता है उतना ही नाजुक भी होता है, और देखा जाए तो एक यही रिश्ता बहुत मजबूत भी होता है। उन पति पत्नी के लिए जो दूसरों की बातों में ना आकर अपने घर को खराब ना करे, और जो कपल अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहने की बजाय दूसरों की उल्टी सीधी बातों पर यकीन करते हैं, वे अपने इस खूबसूरत से रिश्ते को कमज़ोर कर देते हैं। मैं भी आज आपके पति पत्नी के भरोसे से रिलेटेड एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मेरी शादी होने जा रही थी और मैं बहुत खुश था, क्योंकि जिस लड़की के साथ मेरी शादी होनी थी वे मेरी मोहब्बत थी, और मैंने उसके साथ अपनी ज़िंदगी के सुहाने सपने देखे थे। मेरे सर पर सेहरा बन चुका था। बारात निकलने में सिर्फ कुछ देर का ही समय रह गया। आज मैं इतना खुश था और इतना खूबसूरत लग रहा था कि मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी खुशियों को नज़र न लग जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। जितनी खुशी मुझे दूल्हा बनकर हो रही थी उतना मुझे बाद में अफसोस भी होने लगा था, क्योंकि मेरे पापा ने अपने बेटे की शादी की खुशी में बहुत सारे भिखारियों को बुलाया हुआ था, जिनका आज स्पेशली अपने बेटे की शादी में दान दे सके। घर में सारे भिखारी लाइन से खड़े हुए थे, जब एक भिखारी ने मेरे पापा से कहा कि मुझे आपके बेटे से कुछ ज़रूरी बात करनी है। उससे भिखारी की बात सुनकर मेरे पापा चौंक गए थे, क्योंकि लगभग ये 10 भिखारी थे और सभी अलग अलग जगह से आए थे। हम लोग तो इनमें से किसी को भी नहीं जानते थे। आखिर ये भिखारी मुझसे क्या बात करना चाहता था। मेरे पापा ने जब इस बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि आज जो मैं बात करने आपके बेटे से करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे 2 मिनट के लिए अपने बेटे के कमरे में जाने की परमिशन दे तो उसकी आने वाली ज़िंदगी संभल सकती है। मेरे पापा इस भिखारी की बात सुनकर घबरा गए थे और उन्होंने उसे कमरे में अंदर आने की परमिशन दे दी थी, जबकि मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ खुद को देख रहा था और खुश हो रहा था कि मैं दूल्हा बनकर कितना अच्छा लग रहा हूँ। जैसे ही मैं पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक भिखारी खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ थी। वे फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। वे मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझे गौर से देखने लगा। मैंने कहा, तुम अंदर कैसे आए? क्या तुम्हें बाहर दान नहीं मिला? रुको, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। मैंने उसे पैसे देने के लिए जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने मेरा जेब में हाथ डालता हुआ हाथ अचानक पकड़ लिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बताओ, तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है? उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, जबकि मेरा मन कर रहा था कि मैं इसी समय इस भिखारी का गला दबा दूं, क्योंकि इसने मेरे बारे में कुछ गलत नहीं कहा था, बल्कि मेरी होने वाली पत्नी के बारे में मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कविता से बहुत प्यार करता था। उसकी और मेरी मुलाकात मेरी एक दोस्त की शादी में हुई थी, जब वे मेरे दोस्त की पत्नी के बराबर में बैठी हुई थी और मैं उसे नज़रें भर कर देख रहा था। वे बहुत शरीफ परिवार की थी, क्योंकि जब मेरी दोस्त के बराबर ढेर सारे लड़के खड़े हो गए और उसकी पत्नी के साथ खूब हंसी मजाक करने लगे तो वे वहाँ से उठकर चली गई थी, जबकि बाकी सारी लड़कियाँ वहाँ बैठी हुई लगातार मेरे दोस्तों के साथ बातचीत कर रही थी और खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे उसकी ये अदा बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही साफ कैरेक्टर की लड़कियाँ बहुत पसंद थी, जबकि मैं खुद भी ऐसा ही था। किसी की बहन बेटी पर नज़र नहीं डालता था। मुझे लड़कों के साथ हंसी मजाक करना और दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसी लड़की के साथ शादी करूँगा। मैं घर आने के बाद फ़ौरन ही अपनी मम्मी और बहन को इस लड़की के बारे में बता दिया था। हैरानी तो मुझे उस समय हुई थी जब मैं उस लड़की को अगले दिन अपने ही घर पर मौजूद देखा। वह मेरी बहन की दोस्त निकली। उसके साथ मेरी बहन की दोस्ती
अभी अभी नई नई हुई थी और वह पढ़ाई के सिलसिले में मेरी बहन के पास आई थी। और यह बात भी बहुत अच्छी थी कि वह अकेली नहीं बल्कि अपनी माँ को हमारे घर लेकर आई थी। उसकी माँ मेरी मम्मी को बता रही थी कि हम बहुत शरीफ लोग हैं, मेरी बेटी को आपकी बेटी से पढ़ाई के सिलसिले में कुछ काम था, इसीलिए वह अकेली यहाँ नहीं आई, जबकि मुझे साथ लेकर आई है। मेरी बहन अपने दोस्त के लिए किचन में चाय बना रही थी। जब मैं उसे जाकर बताया कि कल मैं तुम लोगों को इस लड़की के बारे में ही बता रहा था, ये बात सुनकर मेरी बहन बहुत खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी कि भैया ये लड़की तो बहुत अच्छी है, कितनी सुंदर है, देखने में उतनी ही करेक्टर की साफ है, क्योंकि कॉलेज में इसकी दोस्ती सिर्फ उन्हीं लड़कियों के साथ है जो इज्जतदार परिवारों की है। इसने अभी अभी हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैंने इसे कहा हुआ है कि अगर तुम्हें पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आए या किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो मुझसे ज़रूर बताना, तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूँगी। इसे अपने नोट्स कंप्लीट करने थे, इसीलिए ये मेरे पास आई है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मम्मी को बताओ और वे जल्दी ही इसकी माँ से मेरे रिश्ते की बात करे। आज तो इस बारे में बात नहीं हो सकती, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि पहली बार वे लोग हमारे घर पर आए हैं, मैं पहले ही बार में उनसे ही बात नहीं कर सकती। घर आए मेहमानों से एकदम ये बात नहीं की जाती, अच्छा नहीं होता, किसी को हमारी बात बुरी भी लग सकती है। मम्मी भी बात सुनकर मैं अपनी थोड़ी बेचैनी कम कर दी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। मम्मी ने इस बारे में पापा से भी बात की, तो पापा को भी मेरी पसंद से कोई एतराज़ नहीं था। हमारे घर के बराबर में हमारे पड़ोसी शर्मा अंकल की फैमिली रहती थी। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थी। 2 बेटे और 1 बेटे की शादी हो चुकी थी, 1 बेटा और 1 बेटी कुंवारे थे। मेरी मम्मी को उनकी बेटी टीना बहुत पसंद थी और वह हमारे घर पर आती जाती भी बहुत थी। वह मेरी बहन से शुरू से ही दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती थी, मगर न जाने क्यों मेरी बहन उससे ज़्यादा मुंह नहीं लगती थी। जब मम्मी के सामने मेरी बहन रहती थी कि मैं टीना को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, तो मेरी बहन इस बात पर मम्मी से बहस करने लग जाती और कहती कि मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं इसको अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती। मुझे भी टीना में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो कविता पसंद आ गई थी और अब मैं कुछ भी करके उससे शादी करने वाला था। मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि आप जल्द से जल्द उसके घर जाकर रिश्ते की बात करके आओ। इसीलिए कुछ दिनों के बाद मेरे मम्मी पापा कविता के घर चले गए थे और मेरे लिए उसका हाथ मांग लिया था। कविता के घर वालों को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था और इस तरह जब हम दोनों का रिश्ता फिक्स हो गया तो मैं कविता से बातचीत करना शुरू कर दी थी। कविता मुझसे बात करने में बहुत शर्मा रही थी और मेरी इस काम में मेरी बहन ने बहुत मदद की थी। मेरे घर वालों ने मेरी और कविता की सगाई करने का फैसला कर लिया था और हम दोनों की सगाई के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा गया, जिसमें हमारे कुछ रिश्तेदार, आस पड़ोसी और मेरे कुछ दोस्त वगैरह आने वाले थे। मेरी मम्मी ने हमारे आस पड़ोसियों को भी मेरी सगाई में इनवाइट किया था और इस तरह मेरी कविता के साथ सगाई हो गई थी। मैं बहुत खुश था कि जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो गया। सगाई के कुछ दिनों बाद शादी की डेट फिक्स हो गई थी। वैसे तो कविता अभी पढ़ना चाहती थी, उसके घर वाले इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर मैंने कहा था कि हमारे घर आने के बाद कविता को अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी पड़ेगी, उसकी आगे की पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। ये बात सुनकर कविता उसके परिवार वालों को बहुत पसंद आई, इसीलिए शादी की डेट सगाई के 2 महीने बाद ही तय हो गई थी। अब मेरी और कविता की बात फ़ोन पर हुआ करती थी। वैसे तो वह मुझे फ़ोन पर बात करने में बहुत शर्माती थी, लेकिन जब मैं उसे कहता कि अब हम दोनों की शादी होने वाली है, हम दोनों एक पवित्र बंधन में बंधे जा रहे हैं, फिर तुम्हें मुझसे शर्माने की क्या ज़रूरत। मेरी बातों पर वो थोड़ा तसल्लीमंद हो जाती। कई दिन इस तरह गुजर गए और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते हम दोनों की शादी का समय आ गया। टीना, जो कि शादी से पहले हर दिन हमारे घर पर आती थी, अब जैसे जैसे मेरी शादी का समय करीब आ रहा था, उसने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था। मेरी मम्मी बार बार उसके बारे में पूछती थी
क्योंकि मेरी मम्मी उसे बहुत पसंद करती थी। वह मेरी मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए उनके सारे काम किया करती थी, जबकि मेरी बहन को उसका हमारे घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टीना वैसे तो मुझे भी बात करने की कोशिश करती थी, मगर मैं शुरू से ही लड़कियों से दोस्ती नहीं करता था, इसीलिए मैं उससे दूर दूर रहता था। और फिर फाइनली मेरी शादी का टाइम भी आ गया। मेरी शादी से मेरे घर वाले बहुत खुश थे। कविता के घर बारात ले जाने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था। मैं दूल्हा बनकर शीशे में खुद को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरा जो कमरा भी खाली पड़ा हुआ है, कुछ समय के बाद इसमें मेरी पत्नी आकर इस घर को और कमरे को रोशन कर देगी। मैं पीछे पलटकर देखा तो भिखारी खड़ा हुआ था। उसे पैसे देने के लिए अपने जेब से निकाल रहा था, तो वो कहने लगा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, बताओ क्या बात करनी है? तो वो कहने लगा कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं तुम्हारा कीमती समय बर्बाद नहीं करूँगा। इसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गया। मैंने गौर से उसे देखा तो वो बड़े ही अजीब से गंदे से हुलिये में मेरे सामने खड़ा हुआ था। वह मुझे एक अजीब से अंदाज में कहने लगा कि तुम ये शादी मत करना, वरना तुम बहुत पछताओगे। मैं अचानक उसे घूर को देखा तो कहा, तुम यहाँ मुझे ज्ञान देने के लिए आए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। थोड़े पैसों में अगर तुम्हारा भला नहीं होता तो मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे दे देता हूँ, मगर मेरे सामने बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। वह कहने लगा, मैं ये बात तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ और तुम उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। मुझे इसकी बात पर गुस्सा आया, मगर मैं अपने आप पर कंट्रोल कर रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि मेरी होने वाली पत्नी कौन है? वह कहने लगा कि हाँ, मैं अच्छी तरह से उस लड़की को जानता हूँ। दरअसल वह लड़की कैरेक्टर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम शादी करके देख लो। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। शादी करने से पहले ही तुम्हारी आंखें खुल जाए। ऐसा ना हो कि बाद में देर हो जाए और तुम्हें पछतावा करना पड़े। मैं जानता हूँ कि बाद में तुम्हें पछतावा होने वाला है। बाद में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। उसकी इतनी बड़ी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ये अभी भी संभाल भी नहीं पाया था कि वे कहने लगा कि शादी के बाद जब तुम अपनी पत्नी की हरकतें देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि मैं तुमसे बिल्कुल सही कह रहा था। अभी वे मुझसे बातें कर रहा था कि अचानक मेरे पापा कमरे के अंदर आ गए और कहने लगे कि बेटा, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी चलो। वह भिखारी कमरे से निकल गया। मैं लगातार उसको देखे जा रहा था। जब मेरे पापा कहने लगे, मैं जानता था कि ये तुमसे मोटी रकम वसूल करने के लिए आया होगा। बस इन लोगों को तो पता चल जाए कि कौन दूल्हा है, तो उससे ज़्यादा पैसे लेने के लिए ये लोग कहते हैं कि हमें दूल्हे से कोई ज़रूरी बात करनी है। तुमने इसीलिए भिखारी को ज़्यादा पैसे तो नहीं दिया ना? मैंने पापा की बात पर कहा कि जी, उसने मुझसे ज़्यादा पैसे नहीं मांगे। जितने मैंने उसे दिए उसने खामोशी से रख लिए। पापा कहने लगे, क्या इसीलिए तुमसे कोई बात कही? मैंने कहा कि नहीं, बस मुझे दुआएं दे रहा था। पापा कहने लगे कि चलो, ये तो अच्छी बात है, अब हमें बारात लेकर निकलना होगा। और फिर हम लोग बारात लेकर निकल चुके थे। मेरे दिमाग में बार बार इस भिखारी की बात घूम रही थी, मगर फिर मैं अपने दिमाग से इस बात को निकाल चुका था। कोशिश की और फिर शादी हॉल पहुंचने के बाद सारी रस्म पूरी हो गई थी और कविता विदा होकर मेरे घर आ चुकी थी और फिर उसे दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में भेज दिया गया। मैं उसे मिलने के लिए बेकरार हो रहा था। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया तो अपनी पत्नी को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। वह दुल्हन का लाल जोड़ा पहनकर बिस्तर पर बैठी हुई थी और बहुत सुंदर लग रही थी, मगर उसकी आंखें देखकर मैं अचानक घबरा गया था, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। मैं बिस्तर पर उसके करीब जाकर बैठ गया था। जब मैं उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वह झटके से पीछे हो गई और बहुत घबराने लगी थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर वह रोने लगी। मैं उसे चुप कराने के लिए उसके करीब गया और उसको छूने की कोशिश करने लगा तो अचानक वह सहमने लगी और थोड़ी देर के बाद वह बेहोश हो गई थी। मैं उसे इस तरह देखकर घबरा गया था। मैं जल्दी से अपनी मम्मी को आवाज़ देने लगा
तो वह घबराकर मेरे कमरे में आई और उन्होंने जब कविता को बेहोश देखा तो कहने लगी कि तुमने इसके साथ ऐसा भी क्या कर दिया जो ये बेहोश हो गई। मैंने मम्मी से कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब मैं उनको क्या बताता कि हम दोनों के बीच तो अभी तक कोई बात भी नहीं हुई थी। बात शुरू होने से पहले ही कविता बेहोश हो गई। मेरी मम्मी ने कहा कि इसे आज की रात इस तरह से सोने दो, सुबह जब ये होश में आती है तो देखते हैं कि इसकी तबीयत कैसी हुई है। इस तरह सारी रात कविता बेहोश रही थी और मेरा दिमाग बार बार इस भिखारी की तरफ जा रहा था। मैं यही सोच रहा था कि कविता मुझसे पीछे हट रही थी और फिर मेरे करीब होने पर वह बेहोश हो गई। आखिर क्या बात है? मुझे एकदम कविता पर गुस्सा आने लगा था। फिर मैं बेसब्री से सुबह का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं कविता से बात कर सकूं। मैं कविता से पूछा कि तुम्हें रात को क्या हो गया था? परसों ही तो हमारी बात हुई थी, तुम बिल्कुल ठीक थी और कल तो तुमने मुझसे कोई बात भी नहीं की। मेरा इतना ही कहना था कि उसके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा था और वह मुझसे डरने लगी। न जाने वह ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। उसने मुझे अभी भी कोई बात नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त आ गए थे और मैं उनके साथ बातचीत करने में बिजी हो गया था। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मैं कमरे के चारों तरफ देखा और फिर जब कमरे से बाहर आया तो अपनी बहन से पूछने लगा कि कविता कहाँ है। तो वह कहने लगी कि भैया कविता भाभी तो आपके पीछे पीछे छत पर गई। मैं चौंकते हुए कहा कि मेरे पीछे पीछे? तो वह कहने लगी वह भी तो मुझे बात कर गई कि आप छत पर हो और आपने उसे छत पर बुलाया है। मैं दिल से सोचने लगा कि मैं तो छत पर गया ही नहीं, बल्कि वो तो बाहर अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था। मैं छत की सीढ़ियाँ तक ही पहुँचा था कि मेरी पत्नी अचानक नीचे उतरकर आने लगी। मैंने कहा तुम छत पर क्या कर रही थी? वे मेरे सवाल पर घबरा गई और कहने लगी कि घर में मुझे गर्मी लग रही थी, इसीलिए छत पर हवा खाने के लिए गई। यह कहकर वे फौरन ही अपने कमरे के अंदर गई। मेरा दिमाग तो घूम रहा था। उसने मेरी बहन से कुछ और कहा था और वह मुझसे कुछ और कह रही थी। मैं सोचने लगा कि जिन अदाओं की वजह से मैं कविता को पसंद किया था वे खूबियाँ तो उसके अंदर से ख़त्म होती जा रही थी। अब मैं ये सोच सोचकर पागल हो रहा था कि कविता भला ऐसा कैसे कर सकती है। मेरा तो सोच सोच के खून खौलने लगा था। आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी? क्यों वह ऐसे मुझसे दूर जा रही है? शादी की पहली रात भी उसने पूरी तरह से ख़राब कर दी। एक दिन तो मम्मी ने भी मुझसे कहा कि तुमने कविता से शादी ही क्यों की? जब तुम उससे दूर जा रहे हो तो तुम दोनों को देखती हूँ, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी हैप्पी कपल्स की तरह नहीं रहते। वे तुम्हारी पत्नी और तुम उसे अपनी पसंद से यहाँ लेकर आए हो, तो फिर इस कदर क्यों नहीं करते? अब मैं मम्मी को क्या बताता कि मैं उससे दूर नहीं भाग रहा, बल्कि वह मुझसे दूर भाग रही है। मम्मी कहने लगी तो वह बहुत सीधी सादी लड़की, मैं उससे तुम्हारे बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। वह मुझसे तो कुछ बताती नहीं, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बताओ, शादी के बाद तुम दोनों एक दूसरे से अलग अलग क्यों रहते हो? मैं इस बारे में मम्मी को कुछ भी नहीं बताता। अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं कविता से साफ साफ बात करूँगा और उससे पूछूंगा कि मुझे बताओ, मैं जब भी तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे दूर हो जाती हो, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। लेकिन इस दौरान मैं देख रहा था कि हमारे घर पर टीना बहुत आ रही थी। उसने मेरी पत्नी से दोस्ती कर ली और वह हमेशा मेरी पत्नी के साथ रहती थी, जबकि मेरी बहन कविता टीना की दोस्ती को मना किया करती थी, मगर कविता उसकी बात को मानती ही नहीं थी। कविता और टीना दोनों ही बिहेवियर की बहुत अच्छी अलग अलग लड़कियां थी, मगर फिर भी कविता की टीना के साथ बढ़ती हुई दोस्ती मेरे लिए हैरानी खड़ी कर रही थी, क्योंकि शुरू से ही कविता ऐसी लड़की थी जो ज़्यादा ऐसी लड़कियों को अपने दोस्त नहीं बनाती थी। जो लड़कियां घूमना फिरना ज़्यादा करती थी, फिर दूसरों के घरों में ज़्यादा रहती थी। टीना तो ऐसी ही लड़की थी। उसको लड़कों के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता था और दूसरों के घरों में आना जाना तो उसको बहुत ही पसंद था। मैं जब भी अपने घर में आता था और अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करता तो टीना मेरी रुकावट बन रही थी, क्योंकि वे मेरी पत्नी के पास बैठी हुई होती थी।
जब मेरी पत्नी की बस हमेशा डरी रहती थी, हमेशा अपने मोबाइल पर उसका ध्यान रहता था। मैं कभी उसका मोबाइल छूने की कोशिश भी करता तो वे फौरन मोबाइल को मेरे पास से हटा लिया करती थी। न जाने उसके मोबाइल के अंदर ऐसा क्या था। एक दो बार तो मैंने उसे किसी से फ़ोन पर बात भी करते हुए सुना था। जैसे ही मैं ये जानने की कोशिश करता कि वह किससे बात कर रही है तो वह सावधान हो जाती। अभी भी टीना मुझसे दोस्ती करना चाहती थी और अब मुझे ना जाने क्यों टीना बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वे मेरे सामने मेरे फेवरेट कलर के कपड़े पहनकर आई थी और उसके चेहरे पर खूब मेकअप होता था, जबकि मेरी पत्नी तो उसके सामने एक मामूली सी लड़की लगती थी जो घर के नॉर्मल से कपड़ों में होती थी। टीना मुझे अकेले देखकर मुझे इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती थी और अब मुझे इसकी बातें बहुत पसंद आई थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी पत्नी का अभी भी वही हाल था। वे मुझे अपने करीब नहीं जाने देती थी और न ही मेरा कोई ख्याल रखती थी, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। पता नहीं उसका कैरेक्टर कैसा था, क्योंकि अगर उसका कैरेक्टर अच्छा होता तो अपने पति को कुछ करने की कोशिश ज़रूर करती। जो पत्नी अपने पति से दूर भागती है और ऐसी हरकतें करती है जिससे उसके पति के दिल में शक पैदा हो जाए, ऐसी औरत ज़रूर कैरेक्टर की खराब होती है। मुझे उस भिखारी की बात पर यकीन आ गया था। एक दिन तो बातों बातों में मुझे टीना कहने लगी, आखिर तुम्हें कविता के अंदर ऐसा भी क्या नज़र आया जो मुझ में नहीं है? तुम मेरे साथ शादी कर लेते तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखती, मगर तुम तो कविता के दीवाने हो गए थे। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए तैयार हूँ। कविता तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी में और कोई है। टीना की बात सुनकर अचानक मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था। वे बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं कविता से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस लड़की को मेरी कदर नहीं, उसके साथ शादी करके मुझे पछतावा हो रहा था। ये बात मैं अपने घर में किसी से भी नहीं कर सकता, क्योंकि वे सबके सामने बहुत सीधी बनकर रहती थी। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। फिर मुझे उस भिखारी की याद आई जिसने मुझे कविता के बारे में बताया था। जब उसे इतना पता था कि कविता कैरेक्टरलेस है, तो फिर उसे इतना भी ज़रूर पता होगा कि वे मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है। आखिर वे किसी दूसरे इंसान के कांटेक्ट में है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा कर रही थी। उस भिखारी ने ज़रूर कविता के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात देखी होगी जिसकी वजह से वह मुझे शादी वाले दिन इतनी बड़ी बात कर गया। मुझे कुछ भी करके उस भिखारी को ढूंढना था। मैंने अपनी एक दो दोस्त से उस भिखारी का हुलिया बताकर उनसे पूछना चाहा था, क्योंकि वह मेरी पत्नी के बारे में जानता था और कविता तो कभी भी मुझे अपने मुंह से अपने काले कारनामों के बारे में नहीं बताएगी। एक दिन शाम के समय मैं अपने ऑफिस से घर आया तो मैं अपने घर के दरवाजे के पास एक आदमी को खड़े हुए देखा था, जिसने अपने आप को एक चादर में लपेटा हुआ था। उसका चेहरा छुपा हुआ था। मैं जब उसे चोरों की तरह अपने घर के आसपास घूमते हुए देखा तो मैं चौंक उठा था। मैंने अपनी बाइक को घर की साइड पर लगा दिया और मैंने उस आदमी के पास आकर उसे आवाज़ देकर रोका, मगर वे नहीं रुका, बल्कि मैं जल्दी से उसके पास गया और मैं जैसे ही उसकी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वह इंसान कोई और नहीं बल्कि वह भिखारी था जिसने शादी वाले दिन मुझे मेरी पत्नी के बारे में खबरदार किया था। इस समय मेरे घर के अंदर जाकर क्या देख रहा था, मैंने इस भिखारी को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर वह वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। मैंने काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया, मगर वह मेरे हाथ नहीं आया था। वह आखिर मेरे घर के दरवाजे पर क्या कर रहा था? मैं जैसे ही घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी के साथ कमरे में टीना बैठी थी। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो वह मेरे हाथ में चादर देखकर बुरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि जब मैं उसे भिखारी को रोकने की कोशिश की तब उसकी चादर मेरे हाथ में आ गई थी और वह खुद भाग निकला था। न जाने क्यों टीना के चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ नज़र आ रहा था। मैं हैरानी से उसको देख रहा था। मुझे आइडिया हो गया था कि टीना उस चादर को जरूर पहचानती है। टीना इतने में ही मेरे कमरे से उठकर जा चुकी थी।
मैंने गुस्से से कविता की तरफ देखा और न जाने कितने दिनों तक मैंने कविता से कोई बात नहीं की थी, मगर मैंने नोटिस कर रहा था कि कभी कविता चोरी चुपके किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती तो कभी मोबाइल छत पर ले जाती थी। कभी ऐसा होता था कि वे मेरे बिना ही अपने मायके चली जाया करती थी और आधी रात के समय भी वे घर से गायब होती। न जाने वे सब कुछ ऐसा क्यों कर रही थी। मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर ज़रूर चल रहा है, तभी तो वे मुझसे दूरी बनाकर ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन इस दौरान मैंने भी टीना से दोस्ती बढ़नी शुरू कर दी थी। ये सब देखकर कविता को जलन महसूस होती थी। मैंने सोच लिया था कि टीना वैसे भी मुझे प्रपोज कर चुकी है। अगर कविता कुछ दिनों और यह सब कुछ करती रही तो मैं उसे छोड़ दूंगा और टीना को एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि कविता से ज़्यादा मेरी फिक्र टीना करती थी। आधी रात के समय जब मैं सो रहा था तो अचानक कविता के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। उस दिन मैं गहरी नींद में सो रहा था, इसीलिए कविता के मोबाइल पर इतनी रात को आने वाली कॉल से फ़ौरन ही मेरी आंख खुल गई थी। मैंने चुपके से कविता की तरफ देखा, जो धीमे धीमे कदमों से अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर जा रही थी। मैं उसे देख रहा था। फिर जब वे कमरे से बाहर निकल गई तो धीरे धीरे मैं उसका पीछा करने लगा। मैंने देखा कि आज भी वे छत पर जा रही है और उसने छत पर जाकर किसी से मोबाइल पर बात करना शुरू कर दी। मैंने सीढ़ियों से खड़े होकर उसकी बातें सुनी। वे किसी से कह रही थी कि तुम प्लीज़ ऐसा मत करो जिसकी वजह से मेरा पति मुझे घर से निकालने पर मजबूर हो जाए। तुम कहते हो तो मैं तुमसे कल मिलने के लिए आ जाऊंगी, बताओ कहाँ आना है। फिर वे बोली अच्छा ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए कल पुराने वाले पार्क की तरफ आ जाऊंगी, मगर अब तो मुझे फ़ोन करना बंद करो प्लीज़, मुझे तंग करना छोड़ दो। ये कहकर मेरी पत्नी ने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में आकर लेट गया था और सारी रात यही सोचता रहा कि मेरी पत्नी मेरे साथ बेवफाई कर रही है, किसी अनजान मर्द से मिलने के लिए जाना चाहती है। इसी टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आई थी और मैंने ठान लिया था कि कल अपनी पत्नी का पीछा करके उसे रंगे हाथ पकड़ लूँगा। अगले दिन जब मेरी पत्नी मायके का बहाना बनाकर घर से निकल गई तो मैं भी उसका पीछा करते हुए घर से निकल गया था और फिर वह इस पार्क में पहुंच गई थी। उस पर अंदर झाड़ियाँ के पीछे चली गई और मैं झाड़ियाँ के करीब भी खड़ा होकर उसकी और उसके लड़के की बातें सुन रहा था, जो पहले ही झाड़ी के पीछे खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। उस लड़के से कहने लगी, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी उस लड़के के बोलने की आवाज़ आई। वह कहने लगा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि खामोशी से मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पास अभी भी समय है, अपने पति को छोड़ दो, वरना तुम ये बात तो अच्छी तरह से जान गई कि मैं तुम्हारे पति के दिल में तुम्हारे खिलाफ अच्छा खासा शक बैठा चुका हूँ। इससे पहले वे तुम्हें धक्के मारकर उस घर से निकाल दे, तुम मेरे पास आ जाओ। मेरी पत्नी रोते हुए कहने लगी कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वे मुझसे बात तक नहीं करता, आखिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज़ मुझे मेरे पति के साथ खुश रहने दो। मुझे इस तरह से बातें सुनते हुए काफ़ी देर हो गई थी। जब अचानक मैं झाड़ियाँ हटाकर उन दोनों की तरफ गया तो वे दोनों मुझे देखकर दंग रह गए थे, जबकि मैं हैरान इस बात पर था कि मेरी पत्नी के साथ खड़ा होने वाला लड़का और कोई नहीं, वह भिखारी था। वह अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने फ़ौरन उसे दबोच लिया और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी ये सब देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन मेरा हाथ जैसे ही उसकी दाढ़ी पर लग गया तो उसकी दाढ़ी मेरे हाथ में आ गई। मैंने जैसे ही उसके चेहरे को गौर से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि टीना का भाई था। इसका मतलब ये था कि वह भेष बदलकर हर बार मेरे सामने आता था। मैंने अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त को कॉल कर दी थी, जो मौके पर वहां आकर टीना के भाई को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गया। मैंने कविता को घर भेज दिया था, जबकि मैं भी पुलिस स्टेशन चला गया था। वहां जाने के बाद जब पुलिस की मार टीना के भाई पर पड़ी तो उसने सब कुछ बोल दिया था। वह कहने लगा कि मैं कविता को तुम्हारी और उसकी सगाई में देखा
उसकी खूबसूरती देखकर मैं पागल सा हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कविता को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता हूँ, मगर वह इतनी सीधी है कि मुझे उसका कभी मोबाइल नंबर भी नहीं मिल सका। और टीना तुमसे प्यार करती थी, इसीलिए हम दोनों भाई बहन ने मिलकर ये प्लान बनाया कि मैं भिखारी बनकर तुम्हारी नज़रों में कविता को कैरेक्टरलेस साबित कर दूंगा, और इस तरह टीना धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने लगेगी और तुम्हारे दिल में कविता के लिए नफरत बढ़ने लगेगी। इस तरह तुम कविता को छोड़ दोगे और टीना को एक्सेप्ट कर लोगे, जबकि मैं कविता को अपना लूँगा, और इस तरह हम दोनों का घर बस जाएगा। मैं कविता को कॉल करके परेशान करना शुरू कर दिया था। शादी वाले दिन मैंने उस शादी हॉल से गायब करवा लिया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगा, ताकि मैं उसे ब्लैकमेल करने में और ज़्यादा कामयाब रहूं और तुम उसे आसानी से छोड़ दो। मैं साथ ही साथ उसकी वीडियो भी बना रहा था, मगर वहाँ पर कविता मेरे सर पर पत्थर मारकर भाग गई। मैं घायल हो गया था। मैंने तुम दोनों की शादी रोकने की बहुत कोशिश की, मगर शादी नहीं रोक सका। इसीलिए मैंने तुम्हारे दिमाग में कविता के खिलाफ जहर डालने की कोशिश की। कविता भले ही मुझे घायल करके वहाँ से भाग गई थी, लेकिन मेरे पास उसके साथ की वीडियो थी। मैं उसे उस वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए वह आधी रात को भी मेरी कॉल उठा लिया करती थी और तुम्हारे दिल में शक आने लगा था। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मेरे दोस्त ने उसकी खूब धुलाई की थी। मैंने कहा था कि उसे जेल में रखकर बहुत मारना। फिर घर आ गया और मैं अपने घर वालों को टीना और उसके भाई की सच्चाई बताई। मेरे घर वालों को बहुत गुस्सा आया था। मेरी बहन कहने लगी, मुझे तो ये दोनों भाई बहन शुरू से ही पसंद नहीं थे। आप लोगों ने ही उसे हमारे घर में आने की छूट दी थी। कमरे में चला गया और मैं वहाँ जाकर कविता को तसल्ली दी और उसे पूरी बात पूछी। कविता कहने लगी, उसने हमारी शादी को शाम शादी हॉल से उठा लिया था और मुझे किसी छोटे से घर में रखा गया। वहाँ जाने के बाद मेरे साथ वे ज़बरदस्ती कर रहा था। तभी मुझे यहाँ पर रखा हुआ एक छोटा सा पत्थर मिल गया और मैंने उसके सर पर दे मारा। मैं भागकर शादी हॉल लाइट जला दी तो मेरी मम्मी मुझे देखकर घबरा गई। मैंने इस बारे में उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे खामोश रहने के लिए कहा था और कहा था कि बस एक बार शादी हो जाए, तुम ये बात किसी को मत बताना। भले ही उसने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, मगर लोगों को ये बात पता चल गई तो लोग यही समझेंगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो चुका है और इस तरह तुम्हारी शादी में रुकावट आ जाएगी। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि इस बारे में तुम किसी को भी कुछ मत बताना, मगर मैं नहीं जानती थी कि टीना का भाई मुझसे शादी के बाद भी परेशान करेगा। शादी की रात जब मैं कमरे में बैठी हुई थी, तब टीना कमरे में आई थी और मुझे वे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करके चली गई। उसका कहना था कि अगर तुमने अपने पति के करीब जाने की कोशिश की तो ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगी। इस वीडियो में साफ नज़र आ रही थी कि तुम्हारे साथ कोई इंसान गलत कर रहा है। इसमें मेरे भाई का चेहरा नहीं दिख रहा, मगर तुम साफ नज़र आ रही हो। तुम्हारा पति मेरे भाई पर यकीन न करके तुम पर बेवफाई का आरोप लगा देगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। इसीलिए जितना हो सके अपने पति से दूर रहना। आपको लगता था कि टीना के साथ मेरी दोस्ती बढ़ गई है, मगर वे मुझे यहाँ पर डराने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए आई थी। मैं डर के मारे आपको कुछ नहीं बताया था और उसका भाई भी मुझे फ़ोन करके कभी छत पर बात करने के लिए बुलाता तो कभी बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान किया करता। मैं चाहती थी कि ये बात आपको पता न चले, मगर आपके दिल में धीरे धीरे मेरे लिए शक पैदा हो गया। ये कहकर मेरी पत्नी फूट फूट के रोने लगी। मैंने अपनी पत्नी को समझाया, उसे जेल भेज दिया है, सज़ा मिल गई है, मगर तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला। इस तरह मैं धीरे धीरे सब कुछ भुला गया। टीना को भी उसके किए की सज़ा मिल गई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने उन दोनों बहन भाई की शिकायत उनके घर जाकर कर दी। टीना के भाई को तो मैं अपने दोस्त से कहकर खूब पिटवाया था। कविता के साथ एक अच्छी और सुकून भरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं। लोग हमारे रिश्ते को तब खराब करते हैं
जब हम उन्हें बढ़ावा देते हैं। जैसे मेरी पत्नी उन लोगों की बातें खामोशी से बर्दाश्त करती रही, डरती रही और वे लोग मेरे दिमाग में मेरी पत्नी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें डालते रहे। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए और जितना हो सके दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर एक दूसरे के साथ अपना लड़ाई झगड़ा बैठकर और तसल्ली से सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल की दुनिया में लोग पति पत्नी का रिश्ता तुड़वाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपके बीच कोई झगड़ा चल रहा हो तो उसे खुद बैठकर सुलझाएं, या किसी को भी एक दूसरे पर शक हो तो उसके पास बैठकर बात को तसल्ली के साथ क्लियर कर ले। दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी और खूबसूरत रिश्ते को ख़राब ना करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।